नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सब। आप सभी का पीएससी फीवर में स्वागत है। चलिए, हम लोग क्या पढ़ाई कर रहे थे। लूसेंट हिस्ट्री का बुक हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था कल। बिंदुसार तक मैंने कंप्लीट की थी। मौर्य साम्राज्य के जो शासक थे बिंदुसार, मैंने कल वहाँ तक आप लोगों को पढ़ाया था। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के यवन राज्य से। उससे पहले मैंने आप लोगों को कल कहा था कि मैं आप लोगों से 10 क्वेश्चन पूछूंगी, उसके आंसर फटाफट दीजिए और मैं आप लोगों को सोचने के लिए 10 सेकंड की टाइम दूंगी। 10 सेकंड में आप लोगों को कल के पढ़ाया हुए क्वेश्चन के आंसर देने हैं। चलिए तो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन, सिकंदर के पिताजी का नाम क्या था। सोचो सोचो। सिकंदर के पिताजी के नाम क्या थे। आंसर फिलिप। दूसरी क्वेश्चन, सिकंदर किसका शिष्य था। 10 सेकंड है आप लोगों के पास, सोच के बताओ। सोच लिया आप लोगों ने। अब मैं बताती हूँ आंसर। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था, मतलब सिकंदर के गुरुजी का क्या नाम था, अरस्तु। थर्ड क्वेश्चन, सिकंदर और पोरस की लड़ाई किस नदी के किनारे हुई थी। आप लोगों के पास 10 सेकंड के टाइम है, सोचो। सिकंदर और पोरस की लड़ाई किस नदी के किनारे हुई थी। तो आप लोगों के 10 सेकंड खत्म हुए और आंसर है झेलम नदी के किनारे। सिकंदर और पोरस की लड़ाई किस नदी के किनारे हुई थी, झेलम नदी के किनारे। फोर्थ क्वेश्चन, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी और कितनी वर्ष में हुई थी। सिकंदर की मृत्यु कहाँ और कितनी वर्ष में हुई थी। सोचिए जल्दी। कल मैंने आप लोगों को सब कुछ पढ़ाया था, एक एक लाइन। चलिए आंसर मैं बताती हूँ। सिकंदर और सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। कितने साल में हुई थी, 33 साल में। जब वो 33 साल का था तो वो उनकी मृत्यु बेबीलोन में हो गई थी। फिफ्थ क्वेश्चन, सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम क्या था। सिकंदर के पास पता है एक घोड़ा रहा करता था जो कि सिकंदर को बहुत 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 ज़्यादा पसंद थी। उसके घोड़े का नाम बताइए। चलिए आंसर बताती हूँ। उसके घोड़े का नाम था बऊ-केफला। क्या नाम था, बऊ-केफला। सिक्स्थ क्वेश्चन, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो आप लोगों के आंसर हैं चंद्रगुप्त मौर्य। सेवेंथ क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की पुस्तक किसने लिखी। अर्थशास्त्र की पुस्तक किसने लिखी। इसके आंसर हैं चाणक्य। बताइए चाणक्य के और कौन कौन से नाम थे। पहला नाम थे कौटिल्य, विष्णुगुप्त जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हुए और धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त के साथ मिलकर अपने राज्य को बढ़ाया। 8 क्वेश्चन देखिए,
इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? मित्रों, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? फटाफट से इसका आंसर बताइए। चलो देखते हैं आज किसके कितने आंसर सही होते हैं। तो इसका आंसर होगा मेगास्थनीज के। क्या इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में वो आया हुआ था। चलिए 9th क्वेश्चन, अशोक की माता का नाम क्या था? कल मैंने ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था। सोचिए, 10 सेकंड के टाइम है आपके पास। तो आंसर है शुभद्रांगी। अशोक की माता का नाम क्या था? शुभद्रांगी। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए। 10th नंबर के क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसका आंसर तो मुझे कोई भी कीमत पर चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को कल बहुत अच्छे से पढ़ाया था। चलो बताओ, शुंग वंश की नींव किसने डाली? मतलब शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। तो इसका आंसर है शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, जो कि किस जाति से बिलोंग करते थे? ब्राह्मण जाति के। और इनकी राजधानी क्या थी? विदिशा। चलिए, आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं आप लोगों को कंटिन्यूअस कराती हूँ। चलिए, आज हम स्टार्ट करेंगे भारत के यवन राज्य। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम, मतलब कि भारत पर कब किन लोगों ने आक्रमण किया? तो सबसे पहले हिंद यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। किसने किसने किया? सबसे पहले हिंद यूनानी, शक, पल्लव एंड देन कुषाण। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिम तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटिओकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। मतलब कि जो सेल्यूकस ने अपने राज्यों का विस्तार किया था, वो बहुत ही बड़े मात्रा में मतलब कि विस्तार किया था, मतलब बहुत बहुत जगह फैलाया हुआ राज्य था। लेकिन जो उनके उत्तराधिकारी एंटिओकस थे, उन्होंने उतना राज्य का विस्तार नहीं किया। एंटिओकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उनके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए, मतलब उनके हाथों से चले गए, जो भी जीता हुआ राज्य थे। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोटोटस प्रथम ने किया। बैक्ट्रिया पर डियोटोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने कर्मशः शासन किया। सबसे पहले डियोडोटस प्रथम, यूथिडेमस, डेमेट्रियस, मिनेंडर, यूक्रेटाइट्स, एंटीअल्किडन तथा हर्मिक्स। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्टेरिया के शासक डेमेट्रियस ने किया। सबसे पहले आक्रमण किसने किया? तो बैक्ट्रिया के शासक ने। इसने 1901 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध के बहुत बड़े भागों पर अधिकार कर लिया। इसने सकाल को अपनी राजधानी बनाई। बैक्ट्रिया के शासक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? सकाल को। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा गया। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर हुआ करता था। इसकी राजधानी सकाल थी। मिनांडर की राजधानी किसकी थी? कहाँ थी? सकाल में, जिसे आधुनिक में सियालकोट कहते हैं। शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। सियालकोट क्या थे? शिक्षा का प्रमुख केंद्र। मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली? नागार्जुन से।
मीनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम मिलिंद पन्हो अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न हुआ करते हैं। मतलब कि ये वनडे एग्जाम में पूछा जाता है कि मीनांडर द्वारा किया गया प्रश्न किस बुक में है, तो मिलिंद प्रश्न में। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जानकारी किए सिक्के के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानी ने ही सोने के सिक्के जारी किए। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गांधार कला इसका एक उत्तम उदाहरण है। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग शक। यूनानी के बाद शक आए। शक किन के बाद आए, यूनानियों के बाद सेकंड नंबर पे। शकों की 5 शाखाएं थीं और हर शाखा की राजगद्दी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों पे थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब जिनकी राजधानी तक्षशिला थी, तीसरी शाखा मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिम भारत एवं 5वीं शाखा ने उत्तर दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। शक कहाँ के निवासी थे, मध्य एशिया के। कल मैं यही क्वेश्चन करूंगी और आप लोग नहीं बता पाओगे, इसलिए ध्यान से पढ़िए। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए थे। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि शक भारत क्यों आए थे, तो क्यों आए थे, चारागाह की खोज में। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके भारत खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की, विक्रमादित्य की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गया, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। मुगल सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य कौन हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में दक्षिण भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। लगभग कितने शताब्दियों तक, 4 शताब्दियों तक। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफी लंबावित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन हुआ। शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन कहलाया, रुद्रदामन प्रथम, जिसका शासन 130 से लेकर 150 ईस्वी गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने कठियावाड़ की अर्धशुस्त्र सुदर्शन झील मौर्यों द्वारा निर्मित, मतलब कि सुदर्शन झील किसके द्वारा निर्मित की गई थी, मौर्यों द्वारा निर्मित, जिसे शकों ने जीर्णोद्धार किया। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। रुद्रदामन कौन से लैंग्वेज का सबसे बड़ा प्रेमी था, संस्कृत का। इसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृति भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। मतलब कि रुद्रदामन द्वारा अभिलेख गिरनार अभिलेख थी, जिसकी लैंग्वेज क्या थी, प्राकृत। अब पढ़ते हैं हम लोग कुषाण। पल्लव के बाद कुषाण आए, जो यूची एवं तोखरी भी कहलाएं। कुषाण क्या कहलाएं, यूची एवं तोखरी। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बटा था। उन्हीं में से एक कुल थे कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसस थे। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे,
कुजुल कटफिसस, ये सब क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, बीपीएससी एग्जाम, रेलवे, एसएससी वगैरह में। संस्थापक को आप एकदम अच्छे से रट लीजिए। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। स्थापना किसने की थी? कुषाण वंश की कुजुल कटफिसस ने, पर सबसे प्रतापी राजा कनिष्क थे। इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा हुआ करती थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी, जब वो गद्दी पर बैठे, उस समय उसकी एज 78 ईस्वी में थी, में एक संवत चलाया जो शक संवत है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन, जो कि कश्मीर में पड़ती है, में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। ये मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के समय में कश्मीर के कुंडलवन में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क महायान संप्रदाय का अनुयायी था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। कनिष्क का राजवैद आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक थे। चरक किसके समय में थे? कनिष्क के समय में, जिसने चरक संहिता की रचना की। महाविभाष सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्धचरित की रचना की। बुद्धचरित की रचना किसने की? कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने। बीपीएससी में ना आप लोगों को मिलान करने के लिए मिल जाएगा कि कौन कौन से राजकवि किस किस के समय में थे, या फिर कौन किस किस के समय में था। तो चरक का मिलान आप कनिष्क से करिएगा, अश्वघोष का भी मिलान आप कनिष्क से करिएगा। इन दोनों की आप रचना याद कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए आगे देखिए। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संघरक्ष भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे। भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जाता था। ये तो मत ही पूछिए कितनी बार आते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं बार बार एग्जाम में। भारत का आइंस्टाइन किसे कहते हैं? नागार्जुन को। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। कनिष्क की मृत्यु देखिए। अब कनिष्क की मृत्यु 102 ईसा पूर्व में हो गई। कनिष्क की मृत्यु कब हुई? 102 ईसा पूर्व में। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। ये दोनों शैलियों का विकास, ये दोनों ना आप आर्ट एंड कल्चर में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी मैं आप लोगों को। गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास किनके समय में हुआ? कनिष्क के समय में। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कुषाण थे। मतलब कि रेशम मार्ग पर सबसे शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? कुषाण थे। नोट में देखिए, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? चीन में। रेशम सबसे पहले कहाँ बनाए गए? चीन में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं गुप्त वंश। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बीपीएससी एग्जाम में मौर्य, गुप्त, ये सब बहुत ज़्यादा के पूछे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। चलिए स्टार्ट। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त ने। कौन से शताब्दी में? 3री शताब्दी में, कौशाम्बी के निकट। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ करता था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट समुद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त वंश का सबसे महान कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। यह 320 ईसा पूर्व ईसा पूर्व तो अब तो खत्म हो गए।
यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। महाधीराज का उपाधि धारण किया। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यवर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजय के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा गया। ये भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में, आप इसे अच्छे से पढ़िएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त कौन था? विष्णु का उपासक। समुद्रगुप्त ने अमेधकर्ता की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। समुद्रगुप्त कौन था? संगीत प्रेमी, मतलब इन्हें संगीत में रुचि थी। ऐसा अनुमान उसके सिक्के पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया जाता है। मतलब कि एक सिक्का था, उनमें समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए दिखाई दिए। समुद्रगुप्त ने विक्रमक की उपाधि धारण की थी। इसे कविराज भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आए। ये आप बहुत अच्छे से पढ़िए। फाहियान किसके शासन में आए? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। फाहियान कहाँ के थे? चीन के। विजय शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की। किसका उत्तराधिकारी था ये? चंद्रगुप्त द्वितीय का। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। सुदर्शन झील किसने बनाई थी? मौर्यों ने। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हूणों का आक्रमण शुरू हुआ। अंतिम गुप्त शासक भानुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिनके शासन को गोप्ता कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी। क्या थी? भुक्ति, जिसके शासक ऊपरी कहलाएं। भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाएं। पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी दंडपाशीक कहलाता था। पुलिस अधिकारी के मुख्य कौन कहलाते थे? दंडपाशीक। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासक ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामी कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूहों की सबसे छोटी इकाई को पेठ कहते थे। ग्राम समूहों की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते थे? पेठ। और ये किस समय? गुप्त के समय में। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधित अधिकारियों के क्रियाकलाप का उल्लेख है। भू राजस्व कुल उत्पाद का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करते थे। और ये किस समय की बात है? गुप्त साम्राज्य की। आप मिक्स मत कर देना कि गुप्त साम्राज्य की उठाकर चंद्रगुप्त में डाल देना और चंद्रगुप्त की साम्राज्य उठाकर इसमें डाल देना। अच्छे से पॉइंट वाइज नोट कीजिए। चलिए, आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। पहले क्षेत्र। कृषि करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहते थे। बास करने योग्य भूमि को वास्तु कहते थे। पशुओं के चारा योग्य भूमि को चारागाह भूमि कहते थे। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी उसे क्या कहते थे? खिल्ले। और
आखिरी में ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसे क्या कहते थे? अप्रहर्त। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। गुप्त युग में सिंचाई के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता था? रहट या घंटी यंत्र का। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेख में दिनार कहते थे। क्या कहते थे? उनकी स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहते थे। सिक्के ना एग्जाम में पूछ लिया करते हैं कि सिक्कों को क्या कहते हैं उस समय। कायास्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायास्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में सवर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। संवर जाति के लोग अपने देवताओं को क्या करते थे? मनुष्य के मांस चढ़ाते थे। अभी ये नरबली खत्म हो गई है। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उनकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को कुट्टनी कहते थे। जो बूढ़ी वेश्या होती थी उन्हें क्या कहते थे? कुट्टनी। पूछ सकते हैं कुट्टनी शब्द का अर्थ क्या है? तो वृद्ध वेश्याएं। गुप्त सम्राट के वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़, जो कि झांसी में है, का दशावतार मंदिर है। दशावतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़ में। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिनमें गुफा संख्या 16-17 गुप्तकालीन। इसमें गुफा संख्या 16 उत्कीर्ण मरण प्रसन्न राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटना से संबंधित चित्र उद्धृत है। मतलब कि ये सब अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो गुफा नंबर 17 में अंकन है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म के किस शाखा से संबंधित है? तो महायान। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो ग्वालियर के समीप बाघ नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काट कर बनाई गई है। किसे काट कर बनाई गई? विंध्य पर्वत को। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास था। कालिदास किस समय थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला आयुर्वेद धन्वंतरी थे। कौन थे? धन्वंतरी। इस आप अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिए। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र, जो कि संस्कृत भाषा में थे, पंचतंत्र को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बताया गया। किस समय की बात है ये? गुप्त काल की। पंचतंत्र के रचनाकार विष्णु शर्मा। बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा आता है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। ये 5 भाग देखिए कौन कौन से हैं? मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रनाश, अपरीक्षाकरित्व। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। आर्यभट्ट ने क्या क्या लिखे? आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत। इसी ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। किसने आपको सबसे पहले बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो वो थे आर्यभट्ट।
चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले कुछ विद्वान थे। ये थे आर्यभट्ट, बारहमिहिर, धन्वंतरी और ब्रह्मगुप्त। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई थी। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना कब हुई? गुप्त काल में। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपया कहा जाता था। क्या कहते थे? सोने के सिक्कों को क्या कहते थे? दिनार। और चांदी के सिक्के को क्या कहते हैं? रुपया। रुपया का। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। सबसे पहले मंदिर कला का निर्माण कब हुआ? गुप्त काल में। इससे पहले इतिहास में कोई मंदिर नहीं दिखा। सांस्कृतिक उपलब्धि के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किस काल को हम स्वर्ण युग कहते हैं? तो गुप्त काल को। यहाँ देखिए आपका गुप्त काल एंड हो गया है। अभी स्टार्ट करते हैं पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। गुप्त वंश के पतन होने के बाद जिन नए राजवंशों का उदय हुआ उसमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती, गुप्त और गौड़ प्रमुख थे। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। देखिए अगर मुझसे कहीं थोड़ा बीच में मिस्टेक हो तो सॉरी, बट पढ़ने में थोड़ा बहुत हो ही जाता है। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे। ये तो इजी है याद करना कि पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति। इनकी राजधानी क्या थी? थानेश्वर। ये कहाँ है? हरियाणा प्रांत के करनाल जिले में, वर्तमान में थानेश्वर नामक स्थान में। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था जिसने परम भट्टारक और महाराजधीराज जैसे सम्मानजनक उपाधियां धारण की। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी। नोट में देखिए, शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। शशांक किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का। इसने बोधि वृक्ष बोध गया को कटवा दिया। उस समय बोध गया में एक वृक्ष थी, बोधि वृक्ष, जिसके नीचे गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त की थी, निरंजना नदी के किनारे, और उसी को ये शशांक ने क्या किया? कटवा दिया। अभी के जो वहाँ के पेड़ हैं वो उसके उप शाखा हैं, वो रियल पेड़ नहीं है जिसके नीचे गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, क्योंकि उसे तो शशांक ने कटवा दिया था। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। हर्ष ने कौन सी उपाधि धारण की थी? परम भट्टारक। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया, उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष ने किसको पराजित किया? शशांक को, और वो राजधानी कन्नौज को बनाया। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। चीनी यात्री वेनसांग के शासन काल में आए थे। चीनी यात्री वेनसांग किसके शासन काल में आए थे? हर्षवर्धन के शासन काल में। यह शासन काल आप याद रखिएगा कि विदेशी लोग जब आए तो उस समय भारत में कौन शासन कर रहे थे। नोट में देखिए, वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है।
वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से आए हुए थे। वेनसांग क्यों आए थे भारत में? पढ़ाई करने और बौद्ध ग्रंथ के संग्रह करने के उद्देश्य से आए थे। हर्ष 641 ईस्वी में। चलिए पढ़ते हैं। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। पल्लव वंश। पल्लव वंश के संस्थापक श्री विष्णु थे तथा इसकी राजधानी कांची हुआ करती थी। वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। पल्लव वंश कौन थे? वैष्णव धर्म के। किराता अर्जुन के लेखक भारवी श्री विष्णु के दरबार में आए थे। किराता अर्जुन के लेखक कौन थे? भारवी, जो किसके दरबार में आए थे? श्री विष्णु के। पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए क्रमश महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन तथा नंदी वर्मन। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित हुआ। मतविलास प्रहसन की महेंद्र वर्मन ने की। महाबलीपुरम के 81वें मंदिर, जिन्हें रथ कहा जाता था, का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ थे, जिनमें किसी प्रकार का अलंकरण मतलब साज सजावट नहीं हुआ था। बतापी कुंड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय, उसने राज सिंह राजाओं अगमप्रिय और शंकर भक्त मतलब शिव का उपासक की उपाधियां धारण की थी। उसने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता था। तो कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? नरसिंह द्वितीय ने। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई, जो कि महाबलीपुरम में शोर मंदिर थी। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगई अलवार नंदी वर्मन के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? नंदी वर्मन के। अब पढ़ते हैं राष्ट्रकूट, इंपॉर्टेंट टॉपिक। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। कौन था राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक? दंती दुर्ग। इसकी राजधानी मानकीर या मान्यखेत थी, जो वर्तमान में सोलपुर के निकट है। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद द्वितीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। एलोरा मंदिर का निर्माण किसने कराया? कृष्ण प्रथम ने। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश, वत्स राज और पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। ध्रुव को धारा वर्ष कहा जाता है। ध्रुव को क्या कहते हैं? धारा वर्ष। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रा युद्ध एवं उसके संरक्षण धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित कर दिया। पल्लव, पांड, केरल, गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट कर दिया। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। अमोघ वर्ष किसका अनुयायी था? जैन धर्म का। इसने कन्नड़ में कविराज की रचना की। आदि पुराण के रचनाकार जीनसेन, गणितासार संग्रह के लेखक महावीराचार्य और अमोघ वृत्ति के लेखक सत्यायन अमोघ वर्ष के दरबार में थे। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया। अल मसूदी किसके समय में भारत आया? इंद्र तृतीय के समय में।
इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? कृष्ण तृतीय। और स्थापना किसने की थी, जल्दी से बताइए। इसने स्थापना की थी दंती दुर्ग ने। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पुण्य रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। शांति पुराण की रचना किसने की? पुण्य ने। ये राष्ट्रकूट वंश के थे और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी और इसके अंतिम शासक कृष्ण तृतीय थे। ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे राष्ट्रकूट के लिए। कल्याणी के चालुक्य तैलप तृतीय ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। एलोरा एवं एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में हुआ। एलोरा और एलिफेंटा मंदिर कब बनी? राष्ट्रकूटों के समय में। और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। कितने हैं? 34 शैलकृत गुफाएं। शैलकृत का मतलब होती है जो चट्टानों में जो चित्रण किए हुए होते हैं उन्हें शैलकृत कहते हैं। इसमें 1 से 12 तक बौद्धों, 13 से 29 तक हिंदुओं अथवा 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। आगे देखिए, राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी। मतलब कि सबसे पहले इस्लामों को कौन बसाए? तो राष्ट्रकूट ने। एक और बुक में मैं पढ़ी थी जिसमें उसमें बताया गया था कि मुसलमानों को सबसे पहले मस्जिद बनने का जो आदेश होता वो राष्ट्रकूटों ने ही दिया था। चालुक्य वंश, ये कल्याणी के चालुक्य वंश हैं। चलिए ठीक है, तो मैं आज यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि ज़्यादा पढ़ा दूँगी तो फिर आप लोगों को ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी। तो आप लोगों ने जितना पढ़ा उसमें से कल मैं आप लोगों से 10 क्वेश्चन पूछूंगी। देखते हैं आप लोग कितना बता पाते हैं और मैं कितने अच्छे से पढ़ाई। ठीक है फिर, थैंक यू।